हेलो दोस्तों, वन नाइट प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया प्लेलिस्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स पर। और ये प्लेलिस्ट हम कोशिश करेंगे 15 से 16 वीडियो में कवर कर दे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर ग्राफिक्स के, जिससे कि आप एग्जाम में एक रात पहले पूरा टॉपिक कवर कर पाए और अच्छे मार्क्स ला पाए। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। आसान भाषा में आप यूट्यूब पर ही वीडियो देख पा रहे हो कैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू एक रियलिस्टिक व्यू जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। कैसे कि मैं एक इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक माइक है मेरे पास जो मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है, एक कैमरा है जो कि स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा है, और फाइनली वो प्रोसेस होकर आउटपुट डिवाइसेस आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे उसकी मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रहा है। कैसे? कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स हमें हेल्प करता है ऑब्जेक्ट्स को, मूवीज़ को, वीडियोज़ को डिस्प्ले करने में ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन्स। अब आप देखो कि रियल लाइफ में बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स होती है, कलर्ड ऑब्जेक्ट्स, ब्लैक एंड वाइट ऑब्जेक्ट, उसके अलावा लाइन, सर्कल, अलग अलग शेप होते हैं, ग्राफ्स होते हैं। तो इन सब को डिस्प्ले करना स्क्रीन पर थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हम रैंडमली किसी भी कोऑर्डिनेट में जा सकते हैं, फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट में भी जा सकते हैं। बट अगर हम स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन में इंटीजर कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं। जो हमारी स्क्रीन होती है वो स्क्रीन डिवाइडेड होती है छोटे छोटे पिक्सल्स पे। पिक्सल्स आपने सुना होगा ये वर्ड। पिक्सल क्या होता है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑन ए स्क्रीन, कि एक एलिमेंट का सबसे छोटा टुकड़ा क्या होता है जहाँ पे हम उसको कलर कर सकते हैं। तो ये सब इंटीग्रल होते हैं। हर एक पिक्सल को हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं। तो जब हम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट को कोशिश करते हैं कि हम स्क्रीन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करें, तो उसमें रोल आता है हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स का। अब कंप्यूटर ग्राफिक्स दो टाइप के होते हैं, एक इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का एग्जांपल क्या है? आपकी मोबाइल गेम्स या लैपटॉप गेम्स, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी आप खेल रहे हो या BGMI PUBG खेल रहे हो, तो उसमें क्या है? आप इंटरैक्ट कर रहे हो, आप प्लेयर को मूव कर रहे हो। या सुपर मारियो है, सुपर मारियो में क्या है? आप प्लेयर को जंप करवा रहे हो, इधर से उधर मूव करा रहे हो। कैसे? कंप्यूटर ग्राफिक्स का काम है बस डिस्प्ले करवाना, बट आप अपने हिसाब से डिस्प्ले करवा रहे हो, आप मूव करवा पा रहे हो। तो वो क्या है? इंटरैक्शन। नॉन इंटरैक्टिव क्या है? कि जैसे कोई मूवी चल रही है, जैसे यूट्यूब वीडियो चल रहा है, आप इसमें इंटरैक्ट नहीं कर सकते, आप मेरे को कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप चाहो कि मैं इधर आके पढ़ाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक नॉन इंटरैक्टिव CG का पार्ट है। या सिनेमा हॉल में मूवी चल रही है तो नॉन इंटरैक्टिव है। आप स्टोरी चेंज नहीं कर सकते वहाँ बैठे बैठे कि हीरो की जगह विलन जीत गया, ऐसे नहीं हो सकता। तो नॉन इंटरैक्टिव एंड इंटरैक्टिव। अब एप्लीकेशन क्या CG का? कुछ तो मैंने आपको बताया था, जैसे एंटरटेनमेंट हो गया एक, तो कि मूवीज़ हम देख पाते हैं या गेम्स खेल पाते हैं। एजुकेशन हो गया, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन, अभी कोविड आया था तो उसमें पूरा ऑनलाइन एजुकेशन। ये जैसे आप अभी यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो तो ये भी एजुकेशन का पार्ट है। कंप्यूटर आर्ट, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट, उसमें आर्ट ड्राइंग्स बनाते हो, या आजकल डिजिटल आर्ट हो रहा है, पेंटिंग्स बनाई जा रही है, एनिमेशंस बनाए जा रहे हैं, वीडियोस बनाई जा रही है, तो सब कंप्यूटर आर्ट में आता है। सिमुलेशंस, अब किसी को पायलट बनना है तो, या किसी को ट्रेन चलानी है, तो ट्रेन ड्राइवर या पायलट, उस केस में हम क्या करते हैं? डायरेक्टली हम उसको प्लेन तो दे नहीं सकते चलाने के लिए, सिमुलेशंस देते हैं कि आप पहले उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लो, थोड़ा सा अच्छे से कर पाओ। ये नहीं कि असली प्लेन उड़ाया और जाके ठोक दिया। तो सिमुलेशंस कैसे? कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू हम एक प्लेन लाइक एनवायरनमेंट जनरेट करते हैं यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स। नेक्स्ट क्या है? ग्राफ प्रेजेंटेशन। अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ग्राफ, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स, ये सब दिखाना है, कैसे? कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, आपने कैड मॉडल्स देखे होंगे ऑटो कैड वगैरह में, कि जिसमें सिविल इंजीनियर्स या मैकेनिकल इंजीनियर्स एक मॉडल जनरेट करते हैं। जैसे कि अगर किसी को ब्रिज बनाना है तो डायरेक्टली ब्रिज नहीं बनाता, वो एक सिमुलेशन के थ्रू एक ब्रिज जनरेट करता है, 3D व्यू, जिसमें वो टॉप व्यू, बॉटम व्यू, साइड व्यू सबको एनालाइज करता है, वैल्यूज़ निकालता है कि मैंने सही वैल्यूज़ रखी है नहीं, सही मेजरमेंट्स रखे हैं नहीं। या मैकेनिकल इंजीनियर है तो प्रॉपर हमारा नट बोल्ट्स वगैरह अच्छे से फिट हो रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियर में वो कार उसने ढंग से बनाई है नहीं। तो ये सब जो है हमारा होता है यूजिंग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, अब कुछ की टर्मिनोलॉजीज हैं, पिक्सल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है कि जैसे आप देखते हो कि वीडियो का रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, कि टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने एक डिजिटल इमेज में। अगर एक इमेज है उसके पिक्सल्स थोड़े बड़े साइज़ के, यानी उसमें कम पिक्सल्स है, तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी। बट इसके पिक्सल्स में बढ़ा दूँ, हर एक पिक्सल का साइज़ छोटा कर दूँ, पिक्सल्स बढ़ा दूँ,
तो वो HD क्वालिटी की हो जाती है। तो HD मतलब ज़्यादा पिक्सल, अच्छा रेजोल्यूशन, यानी कि W/H करके जो नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं वो हम इसमें बढ़ा देते हैं। अब स्क्रीन का साइज तो चेंज नहीं हो सकता, स्क्रीन का साइज तो वही रहेगा, बट उस स्क्रीन में नंबर ऑफ पिक्सल्स हम बढ़ा देते हैं, उसको डिवाइड करके, पिक्सल्स को और छोटा कर, ठीक है। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? W/H। अगर मैं कहूँ विड्थ है 2000 बाइट्स, हाइट है 2500 बाइट्स, तो रेजोल्यूशन क्या होगा? रेजोल्यूशन होगा W/H, यानी कि 25, यानी कि इसको मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ 50 × 10⁵ बाइट्स, ठीक है। अब इसको मेगाबाइट्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 10⁶ कर दूंगा, तो ये 5 MB की फाइल आ जाएगी, ये हमारी 5 MB की फाइल आ जाएगी। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि मेजरमेंट कैसे होता है। एस्पेक्ट रेशियो क्या है कि एक पर्टिकुलर इमेज, एक स्क्रीन में जो इमेज है उसकी विड्थ और हाइट का रेशियो क्या है, एस्पेक्ट रेशियो। जैसे यूट्यूब पे वीडियो तो उसका जनरली रेशियो क्या रहता है? 16:9। इंस्टाग्राम पे आप फोटो डालते हो तो उसका रेशियो जनरली क्या रहता है? 3:4 या 1:1। तो इस टाइप के एस्पेक्ट रेशियो होते हैं कि विड्थ इस टू हाइट का रेशियो क्या है उस इमेज का, क्योंकि अगर हम इसको ढंग से नहीं सेट करेंगे तो हमारी इमेज डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। अगर मैं विड्थ बहुत ज़्यादा कर दूंगा और हाइट रहने दूंगा सेम, तो उसमें क्या होगा? एकदम लंबी खिंच जाएगी इमेज। सिमिलरली हाइट अगर बड़ी कर दूंगा तो हाइट के हिसाब से वो खिंच जाएगी। तो एस्पेक्ट रेशियो में बता दें कि प्रॉपर रेशियो में हमारी इमेज रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्या? पिक्सल्स पर इंच। पिक्सल्स पर इंच बताते हैं कि 1 इंच में हमारे कितने पिक्सल्स आते हैं। ये सब मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, ये सब क्वालिटी के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए यूज़ होता है। पिक्सल्स पर इंच की जगह कभी कभी DPI भी यूज़ होता है, डॉट्स पर इंच। तो ये सब अलग अलग मेजरमेंट्स की यूनिट है। तो पिक्सल्स पर इंच क्या बताते हैं? 1 इंच में कितने पिक्सल्स है। तो अब आप कहोगे विड्थ में तो कम पिक्सल्स है। अगर हम विड्थ कहें कि इसकी विड्थ है 2 इंच, ठीक है, ये 3 इंच है विड्थ, तो आप कहोगे एक विड्थ में कम पिक्सल आ रहे हैं। और मैं हाइट और अगर मैं कहूँ विड्थ है हमारी 4 इंचेस, तो आप इसमें कहोगे ज़्यादा पिक्सल्स आ रहे हैं। तो ये मेजरमेंट तो अलग हो गया ना, कि 4 इंच में ज़्यादा पिक्सल्स आ रहे, 3 इंच में कम पिक्सल्स आ रहे, तो मैं कैसे मेजर करूँ? तो इसलिए हम डायगोनल लेंथ से करते हैं। डायगोनल तो सेम रहेगी, तो हम कहते हैं कि डायगोनल निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, √W² + H², और इस डायगोनल में कितने पिक्सल्स है उसको हम मेजर कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हमें W हमें गिवन होगा, सपोज 2000 बाइट्स, हाइट गिवन होगी 2500 बाइट्स, जैसे कि इस केस में हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे? W² + H² करके नंबर ऑफ बाइट्स आ जाएंगे हमारे डायगोनल में कितने बाइट्स है, बाइट्स का मतलब वही पिक्सल्स कितने हैं, और डिवाइड कर देंगे डायगोनल की लेंथ इन इंच। इस केस में देखो 3/4, तो डायगोनल की लेंथ 5 इंच आएगी, और आप पिक्सल्स निकाल लोगे यहाँ से कि डायगोनल में कितने पिक्सल्स है, उसको आप डिवाइड कर दोगे तो पार्ट्स पर पिक्सल्स पर इंच आपका निकल के आ जाएगा। तो ये कुछ मेजरमेंट्स होते हैं, कुछ की टर्मिनोलॉजी है। तो आई होप आपको समझ आएगा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स होता क्या है। और अब हम डिस्कस करेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस की कैसे आपके स्क्रीन में आपको दिखाई देती चीज़ें। CRT मॉनिटर का हम यूज़ करते हैं, कैथोड रे ट्यूब्स का, क्योंकि पुराने ज़माने में TVs में यूज़ हुआ करता था, तो उसको अब हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि डिस्प्ले डिवाइसेस क्या है। डिस्प्ले डिवाइसेस बेसिकली आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स का आउटपुट हमें नज़र आता है। तो कहाँ पर नज़र आता है? जैसे कि आपकी TV की स्क्रीन हो गई, कंप्यूटर की स्क्रीन हो गई, जैसे मोबाइल की स्क्रीन जहाँ पे आप ये यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो। तो ये सब क्या है? डिस्प्ले डिवाइसेस, जहाँ पे आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू एक पिक्चर नज़र आ रही है, और कैसे एक मैं जहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक 3D वर्ल्ड कोऑर्डिनेट है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट किया गया एक 2D पैनल में और आपको दिखाया गया उसके मोबाइल के सिस्टम में। तो पुराने ज़माने में हम कैथोड रे ट्यूब्स का यूज़ करते थे। जैसे आपने देखा होगा पहले काफ़ी बड़े बड़े TV आते थे, बड़े बड़े कंप्यूटर डब्बे जैसे, उसमें कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था। आजकल LED पैनल, LCD पैनल, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ये सब आते हैं, तो वो भी आउटपुट डिवाइस का पार्ट है। बट हम कैथोड रे ट्यूब्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम में जनरली यही आता है। कैथोड रे ट्यूब का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। एक कनेक्टर पिन है, बेस है, इलेक्ट्रॉन गन है, उसके आगे कुछ सिस्टम है। तो इसको एक्सप्लेन करते चलते हैं। जो बेस होता है उसको हम प्रोवाइड करते हैं करंट, हम TV का स्विच ऑन करते हैं। जैसे हमने TV का स्विच ऑन किया तो करंट पास हुआ, करंट पास होने से इलेक्ट्रॉन गन ने इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम को रिलीज़ किया। अब इलेक्ट्रॉन्स तो अलग अलग डायरेक्शन में रिलीज़ होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन गन ने रिलीज़ किया तो वो अलग अलग डायरेक्शन में रिलीज़ हुए होंगे। तो उसको फोकस करता है आपका फोकसिंग सिस्टम। फोकसिंग सिस्टम क्या करता है? उसको एक स्ट्रेट बीम में कन्वर्ट करता है, जिससे आपके इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रेट लाइन में जाए, ठीक है। अब हमारे पास डिफ्लेक्शन सिस्टम है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम और वर्टिकल, जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द डिस्प्ले। हमें क्या डिस्प्ले चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आपका डिस्प्ले है, स्क्रीन है, और आपको यहाँ पर एक बॉल दिखानी है, गोल बॉल रेड कलर की,
तो आप क्या करोगे, आपको इलेक्ट्रॉन्स अपने प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे इस डायरेक्शन में। पीछे से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर पार्ट पे हमें बॉल दिखानी है, बाकी जगह तो हमें कुछ नहीं दिखाना, तो उस पार्ट पे वो डिस्प्ले होगा। तो ये काम करता है आपका डिफ्लेक्शन सिस्टम। और फाइनली आपकी स्क्रीन पर होता है फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन होती है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इससे टकराता है तो एक स्पार्क जनरेट होता है। वो स्पार्क जनरेट होने से क्या है कि वहाँ पर अगर जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाना है वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे शो हो जाती है। तो इसके थ्रू हमारा कैथोड रे ट्यूब काम करता है, फंक्शन करता है। अब कैथोड रे ट्यूब जो है 2 टाइप के होते हैं, रैंडम स्कैन एंड रास्टर स्कैन। रास्टर स्कैन को हम वेक्टर स्कैन भी बोलते हैं। तो ये हमें बताता है कि टाइप ऑफ हम किस तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। जैसे कि हमारी ये कंप्यूटर स्क्रीन है और हमें एक बॉल को डिस्प्ले करना है, तो इस पर्टिकुलर के लिए हम रैंडम स्कैन यूज़ नहीं करेंगे, रास्टर स्कैन यूज़ करेंगे। रास्टर स्कैन रैंडम स्कैन कह लो या वेक्टर स्कैन कह लो, ठीक है। अभी देखते हैं दोनों का डिफरेंस, हम देखेंगे। दोनों टेक्नोलॉजी सीआरटी में यूज़ होती है। अब एक ऑब्जेक्ट को अगर आपको शो करना है तो रास्टर स्कैन यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि रास्टर स्कैन क्या करता है ना, आपकी स्क्रीन को प्रॉपर स्कैन करता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्कैन करता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे टॉप टू बॉटम मैनर में, और लेफ्ट टू राइट स्कैन करता है, स्कैन करता रहता है। जहाँ उसको बॉल दिखती है उस बॉल को डार्क कर देता है, रेड कलर से शो कर देता है। बट रैंडम स्कैन, या जैसे कि वेक्टर स्कैन की मैं बात करूँ, वो यूज़ होता है लाइंस को ड्रॉ करने में। वेक्टर, नाम में ही उसका वेक्टर है, तो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर को शो कर सकता है। अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए आपका वेक्टर स्कैन यूज़ होगा। कहने का मतलब ये है कि रास्टर स्कैन जो है ना, रास्टर स्कैन वो पूरी स्क्रीन को बार बार स्कैन करता रहता है, पूरी स्क्रीन को स्कैन करता रहता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ इतने पार्ट में भी है ना, तब भी वो पूरी स्क्रीन को स्कैन करेगा। जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ नहीं शो करेगा, जहाँ होगा वहाँ शो करेगा, बट स्कैन पूरी स्क्रीन को करेगा। ऑन द अदर हैंड जो वेक्टर स्कैन है वो सिर्फ उतने पार्ट को स्कैन करेगा जहाँ पे आपको अपना ऑब्जेक्ट शो करना है। अगर आपको एक लाइन शो करनी है तो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर लाइन को डिस्प्ले कर देगा। जैसे कि आपका पेंट टूल, MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट आपने यूज़ किया होगा, तो जब आप उस माइक्रोसॉफ्ट पेंट में एक ट्राइंगल बनाते हो तो वो सिर्फ ट्राइंगल वाले पार्ट को स्कैन करता है, वो पूरी स्क्रीन को स्कैन नहीं करता। बट अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है या एक सॉलिड फिल, जैसे आप मूवी देख रहे हो या अपने मोबाइल पे यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो उस केस में क्या है, वो कंप्लीट स्कैन करता है, पूरी स्कैन करता है, ठीक है। तो डिफरेंस देखते हैं दोनों में, रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन में। रैंडम स्कैन मैंने आपको बताया, इसको हम वेक्टर स्कैन भी बोलते हैं। ये वेक्टर स्कैन भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। इसमें मैंने लिखा है एंटायर स्क्रीन इज स्कैन, पूरी स्क्रीन को स्कैन किया जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। स्कैन करने के बाद वापस से शुरू से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, ओनली स्क्रीन विद व्यू ऑन एन एरिया स्कैन, जिस पार्ट में ऑब्जेक्ट है सिर्फ उसको स्कैन करा जाता है और वहाँ पे ऑब्जेक्ट को शो किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ रियलिस्टिक। रियलिस्टिक क्यों है? क्योंकि अगर मुझे कोई रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाने, जैसे कि ये वीडियो, तो इसमें रियल व्यू के लिए आपका रास्टर स्कैन होता है, क्योंकि पूरी स्क्रीन को स्कैन करने की ज़रूरत है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, माइन्यूट डिटेल्स हमें बतानी होती है, रियलिस्टिक व्यू देना होता है। बट रैंडम स्कैन में क्या है, इट इज़ यूज ओनली फॉर लाइन ड्राइंग एप्लीकेशन। एक सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है या कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके लिए आपका रैंडम स्कैन यूज़ होता है। सॉलिड पैटर्न कैन बी फिल्ड ईजिली। अगर आपको सॉलिड पैटर्न करना है, रेड बॉल बनानी है, कोई मूवी दिखानी है, तो उसके लिए रास्टर स्कैन बेटर है। बट इसमें आप सॉलिड पैटर्न को फिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, ये लाइन ड्राइंग एप्लीकेशन है इसका। तो एक स्क्रीन में अगर आपको एक स्क्वायर बनाना है विद ब्लू कलर, तो ये लाइन्स के थ्रू बनाएगा, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। बट ऑन द अदर हैंड रास्टर स्कैन तुरंत स्कैन कर देगा पूरी स्क्रीन और उसको सॉलिड फिल कर देगा। रेजोल्यूशन इसका लो होता है, रास्टर स्कैन का रेजोल्यूशन लो होता है, बट रैंडम स्कैन का हाई होता है। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप कोई यूट्यूब पे वीडियो चला रहे हो तो थोड़ा सा रेजोल्यूशन कम आता है एज कम्पेयर टू अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे कोई लाइन बना रहे हो। क्यों? क्योंकि इसका रेजोल्यूशन हाई है, क्योंकि वो रैंडम स्कैन यूज़ कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसका पुअर रेजोल्यूशन है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसका रिफ्रेश रेट बहुत हाई होता है। रिफ्रेश रेट क्या है कि किस रेट से वो स्क्रीन को स्कैन कर रहा है। अब एक बार स्कैन किया तो ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गई, पर वो स्कैन करने तक ही तो ऑब्जेक्ट रहेगी। स्कैन करने का मतलब क्या है, आप इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहे हो उस पार्ट पे, स्कैन करने का मतलब। तो जब आपने स्कैन किया उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन हिट हुआ, बट आपको बार बार स्कैन करते रहना पड़ेगा अगर आपको ऑब्जेक्ट को परसिस्ट करना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को, जैसे व्हाइट बोर्ड है, ये परसिस्ट रहे आपकी स्क्रीन पे, तो बार बार स्क्रीन को स्कैन होना पड़ेगा, हर एक पिक्सल को एनालाइज करना पड़ेगा।
ऑन द अदर हैंड तो इसका रिफ्रेश रेट क्या है 60 to 80 टाइम्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में 60 to 80 टाइम्स स्क्रीन को स्कैन करेगा, बट इसका लो रिफ्रेश रेट है, 30 to 50 टाइम्स ही है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही ऑब्जेक्ट को बनाता है, तो बस इसको ज़्यादा स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका एप्लीकेशन का है टीवी मॉनिटर्स, ये कंप्यूटर मॉनिटर्स जो पहले डब्बे वाले आते थे। इसका एप्लीकेशन है पेन प्लॉटर, जैसे क्योंकि वेक्टर्स बनाने, जहाँ जहाँ वेक्टर्स बनाने वहाँ पे रैंडम स्कैन यूज़ होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर होगा। तो इस वीडियो में हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स का इंट्रोडक्शन देखा, आउटपुट डिवाइसेस देखा। इनपुट डिवाइसेस मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस क्या है कि जिन डिवाइसेस के थ्रू आप अपने सिस्टम को इनपुट दे रहे हो, अब वो माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे भी जिस तरह से आप इनपुट देना चाह रहे हो। अब पेन प्लॉटर है तो पेन प्लॉटर में आप पेन बना रहे हो, एक लाइन बना रहे हो, तो लाइन कैसे बनाओगे? या तो माउस से बनाओगे, कीबोर्ड से बनाओगे, तो ये सब इनपुट डिवाइसेज होते हैं, तो ज़्यादा इस पर क्वेश्चन नहीं आता। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे स्कैन कन्वर्जन। स्कैन कन्वर्जन क्या होता है कि हम कैसे एक रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट को, लाइंस, सर्कल्स, एलिप्स, इनको हम मॉनिटर पे, आउटपुट डिवाइस पे कैसे बनाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक स्क्रीन है, एक रियल लाइफ में हमारे पास एक लाइन है, बट स्क्रीन में तो हमारी पिक्सल्स होती है, मैंने आपको बताया था स्क्रीन डिवाइडेड होती है पिक्सल्स में। तो अब इन पिक्सल्स को हमें डार्क करना पड़ता है, तो इन पिक्सल्स को हम कैसे डार्क करें कि हमें एक लाइन जनरेट हो जाए या एक सर्कल जनरेट हो जाए, तो वो सब हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।